इंडिया ऑलमोस्ट बैंक करप्ट होने वाला था और इसी चक्कर में उसको लोन लेना पड़ा $7 बिलियन का। और इस क्राइसिस के दौरान एक इंट्रोड्यूस हुई हमारी पॉलिसी, दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बढ़ते हैं। दिस इज पल्लवी एंड दिस इज आवर चैनल पल्लवी एडिसन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या चीज थी? देखो हमारे यहाँ पे क्या चीज हुई थी उस टाइम पे। जुलाई 1991 में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या कारण था, क्यों ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई? सबसे पहला कारण था इंडिया जो फेस कर रहा था वो क्या कर रहा था, बीओपी क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो बहुत एडवर्स था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे, हमारे फॉरेन रिजर्व, वो बहुत ज्यादा कम हो रहे थे। तो इस क्राइसिस के दौरान गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम दिया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। व्हाट डज इट मीन? लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है कि जो भी पब्लिक कंपनीज थी वो सारी किधर कन्वर्ट कर दी जाएंगी, प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट। कंट्रोल, जो कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था वो सारा का सारा किसके पास आ जाएगा, प्राइवेट के पास। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, कोटास एंड जो भी लाइक ट्रेड करना है, उन सब की रिस्ट्रिक्शंस थी, उन चीज को क्या करा जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये किस लिए बनाई गई थी? ताकि हम इकोनॉमी की क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, इंक्रीज कर सके। इकोनॉमी में जो भी क्राइसिस आ रहे हैं उस चीज को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। अब नेक्स्ट हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे पेपर में आए ना आए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये रिफॉर्म्स जो हमारे आए हैं, क्या रीजन था इन रिफॉर्म्स के आने का। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या रीजन था, क्यों ये जो हमारे रिफॉर्म्स है, चेंजेस जो हम लेके आए, वो क्यों लेके आए थे, क्या कारण था? सबसे पहला कारण था फिस्कल डेफिसिट। मैंने गवर्नमेंट बजट में इसका मीनिंग बताया था फिस्कल डेफिसिट का। क्या मतलब होता है? देखो डेफिसिट का मतलब यही है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, खर्चा हमारा जो है वो इंक्रीज हो गया और इनकम हमारी क्या होगी, कम हो गई। खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा कारण था। जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे थे तो इंडिया को क्या करना पड़ा था, हमें रिफॉर्म्स लेके आने पड़े। ठीक है। सेकेंड कारण था प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन रेट। ये बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, प्राइजेस जो थे उनका रेट जो था वो बहुत ज्यादा प्राइजेस अप हो रहे थे। तो इन्फ्लेशन रेट भी सेकेंड कारण था। थर्ड हमारे पास कारण क्या था, फॉरेन रिजर्व्स। फॉरेन रिजर्व्स जो थे उनके पास, इंडिया के पास सिर्फ 2 ही हफ्ते का इंपोर्ट के पैसे बचे थे, तो वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, डाउन हो रहा था। दिस वॉज ऑल्सो द मेन रीजन। नेक्स्ट हमारे पास था बीओपी डेफिसिट। क्या हो रहा था, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था, यानी पेमेंट हमारी ज्यादा जा रही थी और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे थे। तो इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, बीओपी भी किस में जा रहा था, डेफिसिट में जा रहा था। तो ये हमारे कारण थे। एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी देखा जाए, उनमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत गवर्नमेंट कंपनीज को भी क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा लॉसेज हो रहे थे। तो इन्हीं कारण के कारण हमने क्या चीज लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दैट इज एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है कि जो ये इंट्रोडक्शन की गई, इसका जो टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट का मतलब बेसिकली हुआ क्या था। अब इंडिया जो था ऑलमोस्ट क्या जा रही थी, बहुत ज्यादा डाउन जा रही थी। अब इंडिया को कुछ ना कुछ तो करना था। उन्होंने किसके साथ बात की, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ। क्या बात हुई वहां पे? अब इस चीज को बचाने के लिए इंडिया ने एक चीज की, दैट इज $7 बिलियन लोन लिया गया। कहां से? वर्ल्ड बैंक से। इंडिया को वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का लोन लिया गया। उन्होंने लोन तो दिया लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी कि तुम्हें लोन मिल जाएगा, लेकिन तुमने क्या चीज करनी है। वो जो 3 कंडीशंस थी वो यही थी कि जो भी, सबसे पहले तो जो रिस्ट्रिक्शंस है वो रिमूव करनी पड़ेंगी, जिसको नाम लिबरलाइजेशन दिया। सेकेंडली, जो भी कंपनीज है वो आराम से, प्राइवेट कंपनीज आराम से काम करती हैं, खुल के काम करती है, कंपटीशन को क्या करती है, बढ़ावा देती है। थर्ड, जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी टैक्स वगैरह के लिए, वो तुम्हें क्या करनी है, खत्म करनी है। और ग्लोबली काम जो है वो ग्लोबल लेवल पे करना है। तो इन चीजों की कंडीशन, इंडिया टू एग्री टू ओपन इट्स इकोनॉमी
देखो यहाँ पे ओपन की इकोनॉमी, रिड्यूस किए गवर्नमेंट का रोल ताकि प्राइवेटाइजेशन आ सके, एंड लास्ट में उन्होंने क्या किया, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को क्या किया, रिमूव किया। तो ये कंडीशंस अप्लाई करने के बाद उनको लोन जो है वो अप्रूव हो गया। मेनली दो स्ट्रेटजीज थी इसकी, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी थी उसका क्या नाम था, स्टेबलाइजेशन मेजर। इसमें मेनली उन्होंने क्या काम किया था कि हमें जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत ज्यादा एडवर्स था, उसको करेक्ट करना है। सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने पहले बात की है, पिछली स्लाइड में यही बात की है कि फॉरेन रिजर्व जो थे वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, डाउन हो रहे थे, हमें उसको मेंटेन करना है। एंड लास्ट में जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा था उसको कंट्रोल करना है। ये हमारी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी थी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का मतलब क्या होगा कि ओवरऑल ग्रोथ जो है वो हमें इंप्रूव करनी है, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ानी है, कंपटीशन हमें बढ़ाना है, और हमें क्या करना है, जो भी फाइनेंशियल ट्रेड सेक्टर्स हैं इनको इम्प्रूव, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है इकोनॉमी में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है लिबरलाइजेशन। अब देखो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्रीडम, मतलब चीजों पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो सबसे पहली जो चीज थी लाइसेंस राज, हमें इसको क्या करना था, खत्म करना था, लाइसेंसिंग जो थी वो रिमूव करनी थी। तो एक एक सेक्टर्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो किस पे अप्लाई की गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चीज थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो था वो सारे ही प्रोडक्ट्स पे हमें क्या किया गया, रिमूव करा गया। लेकिन रिमूव करने के टाइम पे कुछ ऐसे डेंजरस प्रोडक्ट्स थे जिन पे हम लोग लाइसेंसिंग को रिमूव नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया था, एल्कोहल, एक्सप्लोजिव थिंग्स, जो भी एरोस्पेस, इन चीजों पे लाइसेंसिंग जो थी वो रिमूव नहीं की गई, लेकिन बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो क्या कर दी गई, रिमूव कर दी गई। एंड द पब्लिक सेक्टर रिजर्व, अब ये क्या किया गया था, जो भी पब्लिक सेक्टर का रोल था वो रिड्यूस किया गया था उसी टाइम पे इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो रेज कर दी गई थी 1 करोड़ से 5 करोड़ तक। ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्कर के लिए, यू हैव टू रिवाइज। नेक्स्ट हमारे पास है फिस्कल एंड टैक्स रिफॉर्म्स। इसमें क्या किया गया था, जो डायरेक्ट टैक्स थे वो बेसिकली क्या कर दिए गए थे, रिड्यूस कर दिए गए थे, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया था। आप लोगों ने ये चीज देखी हुई है कि पहले वैट लग रहा है, अलग अलग से ड्यूटीज लग रही हैं, तो उन सारी चीजों को क्या कर दिया गया, अब जीएसटी कॉमन यूनिट बना दिया गया। तो बेसिकली सिंप्लीफाई किया गया था किस चीज को, इनडायरेक्ट टैक्स को। डायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस किया गया था और इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दिया गया था, सिंप्लीफाई कर दिया गया था एक कॉमन नेशनल मार्केट में। नेक्स्ट फाइनेंशियल सेक्टर में देखो, पहले आरबीआई जो था वो क्या था, रेगुलेटर था, जो भी डिसीजंस लेने होते थे वो सारा कुछ आरबीआई ही करता था। लेकिन 1991 में क्या चेंजेस आए लिबरलाइजेशन के बाद, जो भी ये रेगुलेटर था ये किस में कन्वर्ट हो गया, फैसिलिटेटर में। आरबीआई रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर में मूव किया गया। क्या किया इसने, जितने भी कमर्शियल बैंक थे उनको ऑटोनॉमी, मतलब फाइनेंशियल डिसीजन में उनको क्या दे दिया, फ्रीडम दे दिया कि जो भी डिसीजन है वो बैंक्स खुद से क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स को क्या करा गया, परमिशन दी गई, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो लिमिट थी हमारी वो भी रेज कर दी गई, डोर जो है वो ओपन कर दिए गए। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड एंड फॉरेक्स पॉलिसी। जो रुपी था उसकी वैल्यू 1991 में क्या करी गई, डाउन की गई। व्हाट वाज द मेन रीजन, देखो यहाँ पे क्या चीज था, इसको रिड्यूस करने का मेन रीजन था एक्सपोर्ट हमारे क्या हो जाए, सस्ते, और इंपोर्ट हमारे क्या हो जाए, महंगे हो जाए। और जो भी इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस थी और एक्सपोर्ट्स पे उनको क्या करा गया, रिड्यूस करा गया। मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो इतनी क्वांटिटी नहीं लेनी, इतनी लेनी है, कोटास जिसको बोलते हैं, वो चीजें क्या करी गई, रिड्यूस करी गई, ताकि कंज्यूमर और बाकी गुड्स जो है वो इजीली इधर ये से उधर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, devaluation ऑफ रूपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, देखो जो रूपी थी उसकी वैल्यू को क्यों डेलीवेटली हमने कम किया,
क्या कारण था जुलाई 1991 में हमने रुपए की वैल्यू को डीवैल्यूएट किया? जब रुपए की वैल्यू कम होगी तो हमारे जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएंगे, चीपर, और हमारे इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कॉस्टलियर हो जाएंगे। इससे जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा, हमारा जो फॉरेक्स है यानी रिजर्व्स थे हमारे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, बढ़ने। मैंने पहले ही बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे कम हो रहे थे, वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे, यानी कि इनफ्लो बढ़ जाएगा। सेकेंडली, जो हमारे एक्सचेंज रेट जो था, जो गवर्नमेंट फिक्स कर रही थी, वो भी हमारा किस चीज पे हो गया, मार्केट फोर्सेस पे आ गया। मतलब जो चीजें पहले गवर्नमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट फिक्स कर रही थी, वो किस चीज पे आ गया, मार्केट फोर्सेस पे आ गया। मार्केट फोर्सेस मींस डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है किधर, प्राइवेट ऑनर में, मतलब प्राइवेट सेक्टर में हमारी जो ऑनरशिप है वो क्या हो गई, ट्रांसफर होगी, कहाँ से, गवर्नमेंट सेक्टर से। ठीक है, तो देखो ध्यान से, प्राइवेटाइजेशन में क्या चीज है, ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किधर चले जाना, प्राइवेट सेक्टर में चले जाना। इसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स है जो हम डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है गवर्नमेंट ऑनरशिप। तो यहाँ पे जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो किधर चली गई हैं, अंडर पॉलिटिकल ओवरसाइट। मतलब हमने क्या किया, हमने सारी मैनेजमेंट किधर कन्वर्ट कर दी, किधर ट्रांसफर कर दी, प्राइवेट की साइड में। तो पहला पॉइंट हम लोग ऑनरशिप का लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, कंट्रोल। प्राइवेटाइजेशन में कंट्रोल, जो भी मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो सारा का सारा किधर चला गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो गया। थर्ड थिंग है हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी चीजों को क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स को सेल करते हैं। तो जब पार्शियल सेल हो गई गवर्नमेंट इक्विटी की, किधर चलेगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास चलेगी, तो इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों पॉइंट्स हम लोग फ्लो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फ्लो चार्ट बना के उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो मार्क्स जो है हमारे वो ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये चीज लिख सकते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन आने का जैसे फायदा था वैसे नुकसान भी है, फायदे भी हैं और नुकसान भी है। उन्होंने ये तो बोल दिया कि जो भी हमारी गवर्नमेंट सेक्टर थी वो किधर ट्रांसफर कर दी, उसकी ऑनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल, वो सारा का सारा हमने किधर शिफ्ट कर दिया, मूव कर दिया प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन इसके फायदे क्या हुए और इसके नुकसान क्या हुए, ये देखते हैं हम। सबसे पहले तो क्या फायदा हुआ, एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पे हमें एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, जब प्राइवेट ऑनरशिप होगी। तो प्राइवेट सेक्टर वाले या प्राइवेट ऑनर क्या करते हैं बेटा, उनमें देखो ये चीज बहुत होती है, वो कहते हैं कि हमारे पे कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो नहीं है, मतलब बार बार उन पे किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़ रहा। अब जब वो फ्रीडम, उनको वो फ्री हो चुके हैं पॉलिटिकल प्रेशर से, तो वो जो काम है वो बेटर तरीके से करेंगे, डिसीजंस जो है वो क्विक लेंगे। तो क्विक डिसीजंस के लिए हमारी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंडली हमें क्या फायदा मिलेगा, फाइनेंशियल रिलीफ बहुत मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या था, बहुत ज्यादा बर्डन था, किस चीज का, डेफिसिट बर्डन था, फाइनेंशियल बर्डन था इनके पास। तो ये जो प्राइवेट वाले हैं वो आराम से क्या करेंगे, काम कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, उन पे कोई भी फाइनेंस का बर्डन नहीं है, क्योंकि वो काम ही किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट मोटिव। तो फाइनेंशियल बर्डन जब हट जाएगा तो फाइनेंशियल रिलीफ किसको मिल जाएगी, प्राइवेट सेक्टर वालों को। तो ये फायदा था। थर्ड, ग्रोथ, एनकरेजमेंट होगी किस चीज की, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जब वो अच्छे से काम करेंगे, प्राइवेटाइजेशन में काम जो है बहुत सही तरीके से होता है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, कोई फाइनेंस का बर्डन नहीं है, तो क्या होगा, मार्केट हमारी एक्सपैंड होगी। जब मार्केट एक्सपैंड होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे अदर कंट्रीज जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे होगी। तो ये हमारे फायदे हुए। लेकिन हर चीज के फायदे और नुकसान साथ साथ होते हैं, तो यहाँ पे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान, सोशल निग्लेक्ट। देखो तुम लोगों को पता है प्राइवेटाइजेशन में प्रॉफिट मेन मोटिव होता है, तो वो किस चीज को इग्नोर करते हैं, सोशल वेलफेयर को। तो सोशल निग्लेक्ट मतलब प्रॉफिट मेन मोटिव ओवरराइड्स वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को क्या किया गया, इग्नोर, यानी कि सोशल इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया, राइट। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन रिस्क। अब देखो जो मेन काम है प्राइवेट का, प्राइवेट वालों का काम है पैसा कमाना, प्रॉफिट मेन काम है, तो मार्केट ड्राइवन प्राइसिंग ऑफ असेंशियल। तो यहाँ पे उन्होंने जब सारा काम प्राइस पे करना है तो प्राइस बढ़ेगा, तो डिमांड हर कोई, तो देखो
पे नहीं कर पाएगा, डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो क्या होगा कंट्री में, क्या कंडीशन आ जाएगी, प्राइस राइज होगा, इन्फ्लेशन की कंडीशन। तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो जो प्राइवेटाइजेशन है उनमें उनको सिर्फ पैसा कमाना है, पैसे पे ही काम करना है, उनको फुल एम्प्लॉयमेंट से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मेन कॉज हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपना प्रॉफिट ही कमाना है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोपलीज। अब देखो जब मोनोपली का क्या मतलब है, अब प्राइवेट वालों ने काम करना है तो मार्केट जो पावर है वो कुछ ही हाथों में चलेगी, फ्यू हैंड्स में चली जाएगी, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उनका मेन काम है पैसा किस तरह से कमाया जा सकता है, एफिशिएंसी किस तरह से इंक्रीज करी जा सकती है। तो उनको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, तो पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही हाथों में आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोपली, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट पावर। तो ये हमारे फायदे और नुकसान प्राइवेटाइजेशन के दोनों ही हमें अच्छे से करने।